हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही, मतलब 8 तारीख से शुरू हो रही है, 8 अगस्त से। तो उसके अंतर्गत हमने बीएड फर्स्ट ईयर के प्रथम पेपर ज्ञान पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रश्न इस पेपर में आ सकते हैं, किन प्रश्नों को तैयार करके आप अच्छे नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। उसी क्रम में मैं द्वितीय प्रश्न पत्र जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अधिगम और विकास का मनोविज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम और विकास का मनोविज्ञान, क्या कहते हैं, अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। सेकेंड पेपर है, कंपल्सरी पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। किन किन प्रश्नों को आप तैयार करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान है, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन हमेशा तैयार कर लीजिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। क्या तैयार करना है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, जैसे आपका प्रथम यूनिट है उसके अंतर्गत अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द एडोलसेंस लर्निंग। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा आप, क्या है इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आपको जरूर आनी चाहिए। किस चीज की, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आनी चाहिए। साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, किसके लिए, अध्यापक के लिए कैसा उपयोगी है, अध्यापक के लिए परिभाषा अर्थ ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, मिलेगा जरूर, वेरी शॉर्ट में मिले क्या कहीं पर मिले। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मीनिंग एंड मेथड और साथ साथ एक चीज है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, पहला यूनिट है साइकोलॉजी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मीनिंग एंड मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की जो मतलब क्या है और मेथड क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। उन विधियों में आपने पढ़ा होगा कि कई प्रकार की विधियां हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसमें विधियां जैसे अगर ऑब्जर्वेशन विधि देखा जाए तो उसमें दो प्रकार की होती हैं, इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि है और विवरणात्मक विधियों के अंतर्गत तुलनात्मक विधि है, सांख्यिकीय विधि है, बहुत सारी विधियां हैं, मनोविश्लेषण विधि है, इकाई विधि है, तो बहुत सारी विधियां दी हुई हैं जिसके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो प्रयोगात्मक विधि के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि के ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, वो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि में दो प्रकार की विधियां हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। क्या है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन, दर्शन, ये दो प्रकार की विधियां होती हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। तो इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए क्या अंतर्दर्शन है, क्या बहिर्दर्शन, बेबी शॉर्ट वगैरह में ये ज्यादा पूछा जाता है। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन कहते हैं, ये पूछा जाता है। ये आपका शॉर्ट में 8 नंबर वाले में या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद तुलनात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, विवरणात्मक विधि, कई बार सारी विधियां हैं, उपचारात्मक विधि, ठीक है। वो सारी विधियों के बारे में अगर पूछेगा तो थोड़ा बहुत पूछेगा, 2 नंबर में नहीं, ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये विधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अब ये आपने नोट कर लिया होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बालक के विकास के लिए
वंशानुक्रम और वातावरण किस प्रकार उपयोगी है, ये आपसे पूछता है। तो ये चीज पूछ सकता है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम, बालक के विकास में कैसे उपयोगी है, ये पूछ सकता है। वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है वंशानुक्रम क्या है, इसको हेरिडिटी इंग्लिश में कहते हैं, अनुवांशिकता भी कहा जाता है। वंशानुक्रम कह लीजिए, अनुवांशिकता कह लीजिए, हेरिडिटी कह लीजिए, सब एक ही शब्द है, सिनोनिम्स है, सब एक ध्यान रखिएगा। और वातावरण हमारे विकास या बालक के विकास में, यहां ध्यान रखिएगा, मेरे बालक के विकास में पूछेगा, बालक के विकास में किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। तो वो चीज ये ज्यादा पूछ सकता है, ये आगे इंपॉर्टेंट है। फिर डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लर्नर, फिर विभिन्न प्रकार के स्टेजेस आ जाते हैं, जैसे आपका शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, किशोरावस्था। इन सबको स्टेटस पूछा होगा, सबके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था का एक बहुत ही स्टेटमेंट आपका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था महान तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किसका कथन है? स्टेट हमारे कभी कभी यही कथन पूछ लेता है, ये किसका है, देखिए कभी कभी लॉन्ग में ये कथन दे देता है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि किशोरावस्था के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं और इसका समाधान क्या है, ठीक है। अगर इसको आपने क्लास में पढ़ा होगा तो इसमें शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या, संवेगात्मक समस्या, इस तरह से किशोरावस्था की समस्याएं आपको निकल के आ जाएंगी और उनके मार्गदर्शन के लिए उपाय भी बताए गए होंगे। आपने क्लास में पढ़ा होगा, वो डिस्कस करने का समय नहीं, आप लोग जान रहे हैं। तो ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, किशोरावस्था से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और इनमें से अगर पूछेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, 2 नंबर में ज्यादा पूछता है। कभी कभार एक आध बार पूछ लिया गया है 8 नंबर में, लेकिन ज्यादातर 2 नंबर में, लेकिन इसको 8 या 15 नंबर में पूछा गया, ठीक है। किशोरावस्था के बाद में डेवलपमेंट स्टेजेस, और इस स्टेजेस में भी आपका ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टेजेस में आपका ये भी है कि शारीरिक विकास कैसे हुआ, मानसिक विकास कैसे हुआ, संवेगात्मक विकास कैसे हुआ, सामाजिक विकास कैसे हुआ, ये सारे के आधार पर भी पूछता है। तो ये तैयार रखिएगा, मेन ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन तैयार कौन सा करना है आपको, किशोरावस्था को तैयार करना है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे, ये मान के चलिए पियाजे जी का है। पियाजे जी यहां से लेकर आप टैग सुपर टैग कहीं पर भी देंगे, पियाजे जी आना है। कौन? जीन पियाजे। ये आप टीटी दे, सुपर टैग दे, यूपी टैग दे, सी टैग दे, बिहार टैग दे, राजस्थान टैग दे, कहीं पर भी टैग दे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपके इसमें भी पूछा जाएगा। 2 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, तीनों में पूछा गया है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आगे तक काम आएगा। जीव पियाजे की थ्योरी आपको पता होना चाहिए, इसके 4 स्टेज हैं डेवलपमेंट के, उन्होंने 4 स्टेज बताया है, वो 4 स्टेजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? पूर्व सक्रिय, क्या संवेदी पेशीय अवस्था, पहला जो है, जो 2 से कितना है, 0 से 2 वर्ष है, ठीक। संवेदी पेशीय पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष है। सक्रियात्मक अवस्था कितना है? 2 से 7, 7 से 11, और औपचारिक सक्रिय की अवस्था 11 से 16 वर्ष। तो इस तरह से है, क्या है, 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशीय, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, और 7 से 11 वर्ष ऑपरेशनल स्टेज हो गया, और 11 से 16 वर्ष फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो गया। ध्यान रखिएगा, पूर्व सक्रियात्मक, संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ध्यान रखिए, पूर्व, मूर्त और औपचारिक, ये संवेदी पेशीय, ये 4 अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। जो पूछेगा, अगर ब्लॉग में पूछता है तो 4 अवस्थाओं के बारे में आपको बताना होगा। ध्यान रखिएगा। तो जीन पियाजे अच्छे से आप तैयार करके रखिएगा, जीन पियाजे से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा।
अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग तो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, कुछ भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अधिगम क्या है? इंग्लिश में इसको लर्निंग कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और अगर दूसरी बात हमें भी कहा जाए तो इसको सीखना भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी एक परिभाषा हम आपको बता दें, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ठीक है, अधिगम की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अधिगम की परिभाषा आएगी, 100% है कि आएगी। अधिगम का इसमें एक चीज ये भी है कि फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग है। ये कई बार पूछा गया, आंसर अगर उठा के देखेंगे, आंसर क्या राज्य बना रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आप इस सिलेबस में देखेंगे तो 5 तत्व है। शिक्षक संबंधित तत्व, शिक्षार्थी संबंधित तत्व, वातावरण संबंधित तत्व, पाठ्यपुस्तक संबंधित तत्व और प्रक्रिया संबंधित तत्व। ये 5 प्रकार के तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। साथ साथ आप अगर देखेंगे थ्योरीज हैं, आपकी थ्योरीज इधर भी शुरुआत में नहीं आ रही थी, लेकिन इधर भी ज्यादा थ्योरीज पूछ रहे हैं। थ्योरीज आपकी 4 है, थार्नडाइक की है, पावलोव की है, स्किनर है और फॉलर भी कहा जाता है। ठीक है, थार्नडाइक है, ये सब कॉन्टैक्ट का जगह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूपी टेट कुछ भी। ठीक है, सीखने के नियम, सीखने के जो नियम है मेन, इन्होंने ही दिया है। ठीक है, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम दिया, प्राथमिक 3 है, गौड़ 5 है, जानते होंगे आप। तो प्राथमिक और गौड़ जो दिया है ये दिया है। लेकिन शिक्षा में सबसे ज्यादा उपयोगी जो माना जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत में सीखने के, तो स्किनर का माना जाता है। ध्यान रखिए, तो इसमें से सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस किस पर प्रयोग किया, क्या क्या प्रयोग किया, और इनका वो पता होना चाहिए, क्या चीज, नियम पता होना चाहिए। तो इससे इसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। साथ साथ ये पोलर का हो सकता है, क्योंकि सिंगल है संज्ञानात्मक सिद्धांत का, पोलर का, इसको विस्तारवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पढ़ना है। साथ साथ मोटिवेशन, मोटिवेशन का अर्थ क्या है और ये मोटिवेशन किस प्रकार बच्चों को कक्षा में प्रेरणा या सीखने में इसको उपयोगी बना सकता है मोटिवेशन, या मोटिवेशन के तरीके कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है प्रेरणा से रिलेटेड। अब प्रेरणा का क्या है? अब प्रेरणा का अर्थ परिभाषा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब प्रेरणा अगर हम परिभाषा या अर्थ बताएं एक लाइन में, अब प्रेरणा वह आंतरिक तत्व है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए पुश करती है। पुश करती है कि धक्का मार, ध्यान रखिएगा, उसी को क्या कहते हैं? मोटिवेशन है। हमें मोटिवेट होंगे तो किसी भी कार्य करने के लिए क्या करेगी? आंतरिक तत्व या आंतरिक शक्ति अंदर जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है? पुश करती है। तो मोटिवेशन क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा आपको पता होना चाहिए। साथ साथ ये किस प्रकार कक्षा में मोटिवेशन दिया जा सकता है या किस प्रकार हमारे लर्निंग में सहायक हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो उसी से रिलेटेड आप लोग पढ़िएगा मोटिवेशन। अब आता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी का, जो आपका थर्ड यूनिट है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इंटेलिजेंस में आप ये ध्यान रखिएगा, बुद्धि की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है, बुद्धि की परिभाषा पूछता है, तो परिभाषा पता होना चाहिए आपको। बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि के अगर प्रकार पूछा जाए, प्रकार पूछ लिया जाता है कभी कभी, प्रकार थार्नडाइक और मैरिट के अनुसार 3 प्रकार के, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये आपको पता होना जरूरी है। ये पूछ लिया जाता है, मूर्त, अमूर्त, थार्नडाइक और मैरिट के अनुसार है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि।
तो बुद्धि की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ बुद्धि के सिद्धांत जो हैं, सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, द्विकारक आपको यहाँ पर पूरी तरह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, द्विकारक सिद्धांत पूछा जाता है। किसका है? स्पीयरमैन का। तो ये आपको अच्छे से तैयार, और सारे ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, एक चीज है बुद्धिलब्धि की, बुद्धिलब्धि के बारे में, बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछ लिया जाता है, और जिसको कहते हैं आईक्यू का सूत्र क्या है? MA/CA/100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको कहते हैं मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। बुद्धिलब्धि किसने दिया? टर्मैन ने, मॉर्गन ने इसको दिया, यानी कि स्टर्न और टोलमान ने इसको बताया था, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किया किसने? टर्मैन मॉर्गन। स्टैनफोर्ड बिलियन परीक्षण में इसका प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? टर्मैन। तो टर्मैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले बात जो की थी स्टर्न और टोलमान ने। तो ये बुद्धिलब्धि का परिभाषा आपको वो पता होना चाहिए। सूत्र जरूर बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टीटी वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है, दो बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए, परीक्षण के नाम। इस तरह से पूछ लेता है आपको बुद्धि परीक्षण याद होना चाहिए। सिंपल से बता देते हैं, दो बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा जो है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक सामूहिक। आर्मी बीटा है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। लेकिन जो याद रखना हो तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, वैसे बहुत सारे हैं, जलोटा का बहुत सारे हैं, बीने का है, बहुत कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन का पूछ सकता है मेरी रिकॉर्ड वगैरह में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं पर्सनालिटी की। बुद्धि में बस इतना ही ध्यान रखिए, इतना बहुत है। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में व्यक्तित्व के अर्थ परिभाषा आपको पता होना चाहिए, अर्थ परिभाषा पता होना चाहिए। साथ साथ व्यक्तित्व के प्रकार में युंग इंग्लिश में कहते हैं युंग लिखा जाता है, इनका प्रकार वो पूछता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं, तो ये याद होना चाहिए। बुद्धि को और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और साथ साथ इनके जो मापन की पर्सनालिटी मापन की विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, जैसे समान नीति विधि भी है, समान नीति विधि भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, समान नीति के बारे में पूछा कई बार गया है। समान नीति आपको पता होना चाहिए क्या है, सोशियोमेट्रिक क्या है। साथ साथ प्रक्षेपी विधि में टीएटी सीएटी के बारे में पूछता है, टीएटी और सीएटी व्यक्तित्व से लॉन्ग में भी पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टीएटी सीएटी प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं? टीएटी सीएटी आपके सिलेबस में है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट और चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और बालक बोध परीक्षण, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट और चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसके टीएटी सीएटी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, प्रभावित करने वाले कारक होने चाहिए। इसके मापन में जैसे समान विधि के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है, और बहुत सारी विधियां आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? समान विधि। उसके बाद है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। इससे क्वेश्चन उठते हैं। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, और एडजस्टमेंट एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हमारे क्या लक्षण हैं, बस वो चीज लिखना है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण, व्यक्ति के लक्षण, ये ध्यान रखिएगा, लक्षण पूछ लेता है। कभी कभी
मानसिक रूप से जो विकृत होते हैं उनका लक्षण पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार का होता है। ये भी कैरेक्टर मेंटल हेल्थ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी स्टूडेंट, मतलब विशेषताएं क्या होती है मेंटली हेल्थी स्टूडेंट की, तो वही चीज पूछा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण है, मतलब लक्षण मतलब विशेषताएं जो वही चीज कहते हैं, सिनोनिम है, तो वो क्या है, तो यही क्या कैरेक्टरिस्टिक ये कई बार पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल भी है, सिद्धांत भी है, कभी कभार पूछा गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिद्धांत। ठीक है, सच पूरा सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके। ट्रेड्स ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन क्या है, समायोजन क्या, दोनों पूछ सकता है। समायोजन क्या है, कुसमायोजन क्या है, योजन क्या है, ये दोनों के बारे में कई बार पूछा गया जाता है और कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, एडजस्टमेंट यांत्रिकी कौन कौन सी है, मतलब हम कभी कभी अपने मन को बहलाते हैं, अरे अंगूर खट्टे हैं, मतलब जब चीजें नहीं देती तो उसी पे दो निकाल रहते हैं, तो इस तरह से क्या है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, तो वो उससे रिलेटेड कभी कभी का पूछ लेता है, लेकिन आपको कुछ समायोजन और समायोजन दोनों के बारे में पता होना जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब ये डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंग लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, ये इफेक्ट कैसे हमारे समाज और कम्युनिटी पर डालते हैं, या यूं है विशिष्ट बालक के बारे में पूछता है, किसके बारे में, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक के अंतर्गत विशिष्ट बालक की परिभाषा वे बालक जो सामान्य न हो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट कहलाते हैं, वे बालक जो सामान्य से अलग होते हैं विशिष्ट कहलाते हैं, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन हो, चाहे अप में जैसे हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक, ये अप में आते हैं विशिष्ट बालक। डाउन में अगर बात करा जाए तो विकलांग भी आते हैं, मंद बुद्धि भी आते हैं, समस्यात्मक भी आते हैं, अपराधी बालक भी आते हैं, बाल अपराधी जिसको कहते हैं, ये सारे आते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों, प्रतिभाशाली किसको कहते हैं, जिसकी IQ 140 प्लस होती है ना, ठीक है, सृजनात्मक प्रतिभाशाली याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत पूछता है। बाल अपराधी किसे कहते हैं, इसी परिभाषा 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, तो बाल अपराधी उन्हें कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बालक किशोरावस्था से पहले ऐसे अपराध करते हैं जो कि एडल्ट के लिए दंडनीय है कानून की नजर में, वो वाले अगर कार्य करते हैं, कोई बालक जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो क्या कहलाएंगे, बाल अपराधी कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे कार्य जो वयस्क व्यक्ति के करने पर कानूनी रूप से अपराध समझा जाता है, बालक के द्वारा किए जाने पर वो बाल अपराधी कहलाएगा। कुछ केसेस में 16 साल 18 साल है, कहीं 16 कहीं 18 केसेस के आधार पर किस प्रकार के अपराध, ठीक है, कि 16 साल से नीचे है बालक समझा जाएगा, कि 18 साल से नीचे है बालक समझा जाएगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन इनको याद जरूर कर लीजिए, इनका तैयार कर लीजिए। सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इनके क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या लक्षण हैं, ये आपको तैयार होना चाहिए। इतनी चीजें अगर आपको तैयार है तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी सेकंड पेपर में, अच्छे से आप अपना पेपर करके आ पाएंगे। किसी प्रकार की कहीं भी प्रॉब्लम आपको लगेगा नहीं कि हमने क्वेश्चन तैयार नहीं किया। जो चीजें आपको मेनली तैयार करनी है वो हमने आपको बता दी, जो नहीं तैयार करनी उसको नहीं कहा है हमने, कि जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जो हमने 10-15 साल पढ़ाते 15 साल तक पढ़ाते हो गया बीएड को ही, तो उसके एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले एक वर्ष ये था तो उसका थोड़ा सा टाइप अलग था, यही मनोविज्ञान में क्वेश्चन आने का, और 2 वर्ष से हो गया तो क्वेश्चन आने का टाइप में थोड़ा सा चेंजेस हो गया।
कोई क्वेश्चन कभी कभी कोई एग्जामिनर हर प्रकार का एग्जामिनर होता है, क्वेश्चनों को घुमा देता है, तो आप उससे घबराइएगा नहीं। आप देखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जब नहीं समझ में आ रहा उसको ध्यान से शांत मन से करके 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में क्या उत्तर हमें देना है और आप अपना प्रश्नों को अच्छे से बिना घबराए हुए सॉल्व करके आइएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। शुभकामनाएं मेरी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, आप ढेर सारा शेयर करिए अपने जो भी आपके अन्य साथी या अन्य महाविद्यालयों के साथी उनको शेयर करिए, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।